तो है गाइस, मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडसलैंड बैंक लिमिटेड स्टॉक के बारे में कि आप लोग को अभी ये खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। तो साथ ही दोस्तों, मैं आप लोग को इसका कुछ प्रोस और साथ ही कुछ कॉन्स भी बोलने वाला हूँ। तो ये इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों, अगर मैं इसके बारे में बोलूँ तो ये एक बैंकिंग का सेक्टर है। तो ये क्या करता है, इसके साथ ये बैंकिंग का तो सेक्टर है ही, तो इसके साथ इसका इंटरनेशनल कुछ प्लेसेस के साथ भी इसका कनेक्शन है, क्योंकि ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस भी देता है। इंडिया में ये इसका सेंटर भी है, तो इसलिए आप लोग को इसका जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अभी मैं आप लोग को इसका थोड़ा सा एनालिसिस करके बताता हूँ। तो दोस्तों, इसका जो फंडामेंटल अगर मैं बोलूँ तो इसका जो करेंट प्राइस वो अभी 902 रुपये में है, और इसका जो ऑल टाइम हाई गया था वो 1242 रुपीज़ तक गया था, और ऑल टाइम लो 789 रुपीज़ तक गया था। और अभी जो इसका प्रेजेंट प्राइस वो ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो के बीच में है। तो मैं आप लोग को लास्ट में बताता हूँ कि ये बेस्ट प्राइस है क्या, आप लोगों को खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो इसका जो डिविडेंड यील्ड वो 0.55% का है, जो कि इतना ज़्यादा भी नहीं है। पर आप लोग को अगर मैं बोलूँ कोई बड़ा बड़ा स्टॉक भी इतना ही डिविडेंड देता है, 0 पॉइंट समथिंग ही डिविडेंड यील्ड देता है, तो ये इस हिसाब से ठीक ही है। तो इसके बाद दोस्तों, इसका जो ROC वो 5.9% का है, जो कि मुझे बहुत ही कम लगा, क्योंकि मिनिमम 15% तो रहना ही चाहिए एक अच्छा स्टॉक में ROC। और उसके बाद इसका जो ROE, जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी, वो 7.5% का है, जो कि मिनिमम 14% तो रहना चाहिए। तो इसमें भी मुझे थोड़ा सा ये कम लगा। तो उसके बाद जो मुझे दूसरा जो अगर मैं तीसरा के बारे में बोलूँ तो ये है कि इसका जो डेप्थ वो 3 लाख करोड़ इसका डेप्थ है, पर इसका जो मार्केट कैप वो 70,000 करोड़ का है। तो इसका जो मार्केट कैप उससे ज़्यादा इसका डेप्थ है, तो ये भी मुझे एक निगेटिव पॉइंट लगा। तो इसके बाद दोस्तों, इसका जो EPS, जो कि अर्निंग पर शेयर, वो 50 रुपीज़ का है, जो कि ठीक है, क्योंकि मिनिमम 20 रुपीज़ होना ही चाहिए एक अच्छा स्टॉक में। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ आप लोग को दोस्तों, इसका जो ROC वो ROE और डिविडेंड और डेप्थ, तो ये तीनों मुझे अच्छा नहीं लगा। और फंडामेंटल के बेसिस से बोलूँ तो ये इतना भी स्ट्रांग भी नहीं है। तो इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट अगर मैं आप लोग को इसके रिटर्न के बारे में बोलूँ तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि इसका जो 1 ईयर का रिटर्न वो 4.5% का है, जो कि बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर स्टॉक, क्योंकि 4.5% 1 ईयर में देना बहुत ही कम है। और इसके बाद इसका जो 3 ईयर और 5 ईयर का रिटर्न वो तो निगेटिव में ही है। तो ये बहुत ही एक बड़ा निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि दोस्तों देखिए, एक अच्छा स्टॉक का निशानी होता है कि वो शॉर्ट टर्म में चाहे कम रिटर्न दे, पर लॉन्ग टर्म में तो अच्छा रिटर्न देना चाहिए। पर इसका आप लोग देख सकते हैं 3 ईयर 5 ईयर में निगेटिव में ही है, और 1 ईयर में सिर्फ 5% भी नहीं, आप लोग बोल सकते हैं सिर्फ 4.5% का रिटर्न दिया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा निगेटिव पॉइंट है। और इसका जो 1 डे 1 मंथ 1 वीक का रिटर्न वो भी ये निगेटिव में दे रहे हैं, तो मुझे रिटर्न के बेसिस से अच्छा नहीं लगा। तो इसके बाद दोस्तों, अगर मैं इसके फाइनेंशियल के बारे में बोलूँ ईयरली, तो इसका जो रिवेन्यू वो 2021 में कम है एज़ कम्पेयर टू 2020, तो ये एक मुझे निगेटिव पॉइंट लगा। तो इसके बाद इसका जो प्रॉफिट वो भी 2021 में कम है एज़ कम्पेयर टू 2020, तो ये भी मुझे एक निगेटिव पॉइंट लगा। तो इसके बाद दोस्तों, इसका जो नेटवर्थ वो नेटवर्थ बढ़ रहा है। तो नेटवर्थ के बेसिस से बोलो तो ये इतना भी बड़ा गुड न्यूज़ भी नहीं है, क्योंकि नेटवर्थ तो ईयरली तो बढ़ता ही है, पर इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। तो इसके बाद दोस्तों, अभी मैं बताता हूँ आप लोग को इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो दोस्तों, इसका जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन, जैसे कि मैंने बोला था, इसका इंटरनेशनल के साथ भी टच है, तो इसका FI ज़्यादा होगा। तो ओबियसली इसका FI 51% का है, जो कि बैंकिंग सेक्टर में FI ज़्यादा होता ही है, तो ये अच्छा है। तो इसके बाद इसका जो प्रोमोटर वो रिटेलर से ज़्यादा है, जो कि एक अच्छा बात है। प्रोमोटर 16.5% का है और रिटेलर 13.37%, जो कि ठीक ठाक है। तो इसके बाद दोस्तों, इसका जो म्यूचुअल फंड वो 10% का है, जो कि ठीक ठाक ही है। और अदर डोमेस्टिक फंड भी इसका 8% है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बेसिस से मुझे ये अच्छा लगा। तो इसके बाद दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, इसका कुछ प्रोस और कॉन्स में बोलूँगा। तो दोस्तों, प्रोस कहने लायक कुछ प्रोस है ही नहीं। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा कौन से, तो मैं आप लोग को इसका कुछ निगेटिव या फिर कौन से बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए, इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग वो डिक्रीज हुआ है 15.92% प्रीवियस 5 या फिर 3 ईयर्स में। और इसके बाद इसका जो कंपनी का जो ROE वो लो है 11.33% का लास्ट 3 ईयर्स से, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इसके बाद इसका जो डिविडेंड पे आउट वो लो हुआ है 8.96% का लास्ट 3 ईयर्स में, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इसके बाद इसका जो लाइबिलिटीज़ वो 87 लाख करोड़ का है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो दोस्तों देखिए, इसका जो मार्केट कैप उससे ज़्यादा इसका लाइबिलिटीज़, इसका डेप्थ है, तो ये चुकाना होगा, तो इसका मार्केट कैप का तो हेल्प लेना ही पड़ेगा, पर इसका मार्केट कैप भी कम है, तो ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, एक ध्यान देने वाला।
तो अभी दोस्तों आप लोग को क्या करना चाहिए, देखिए अगर मैं इस बैंकिंग सेक्टर के बारे में बोलूँ तो आप लोग को, अगर आप नया इन्वेस्टर है तो मैं आप लोग को ये सजेस्ट नहीं करूँगा। आप लोग अगर बैंकिंग सेक्टर में अच्छा स्टॉक चाहते हैं तो HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, ये तीनों ऐसे बैंक है जो आप लोग को शॉर्ट टर्म में तो देगा ही रिटर्न अच्छा, पर मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में भी आप लोग को अच्छा रिटर्न देगा फ्यूचर में। और ये बहुत ही रॉकेट बनने वाला है, HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक, ये तीनों। तो आप लोग नया इन्वेस्टर है तो आप लोग इन तीनों में से कोई भी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना। पर अगर आप लोग ने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट करके रखा है और अगर आप लोग को थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है तो आप लोग इसको बेच के ये तीनों में से कोई भी एक स्टॉक आप लोग खरीद सकते हैं। पर अगर आप लोग का लॉस हो रहा है तो आप लोग को क्या करना है, देखिए आप लोग होल्ड कीजिए, क्योंकि आप लोग को अगर ज़्यादा लॉस हो रहा है तो आप लोग अगर इससे निकलेंगे तो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए आप लोग रुक जाइए, आप लोग को थोड़ा प्रॉफिट होने दीजिए, फिर इससे निकल जाना। क्योंकि दोस्तों देखिए, चाहे मैं इसके डिविडेंड यील्ड पे आउट के बारे में बोलूँ या फिर प्रोमोटर होल्डिंग जो कम हुआ है, इसके बाद अगर मैं इसके बारे में डेब्ट के बारे में बोलूँ, तो ये रिटर्न के बारे में बोलूँ तो ये बहुत ही निगेटिव पॉइंट है इसका, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। इसका ROE, ROC ये भी बहुत ही कम है। तो इसलिए अगर मैं आप लोग को बोलूँ तो आप लोग बैंकिंग सेक्टर में HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, ये तीनों में से कोई भी एक खरीद लेना अगर आप लोग नया इन्वेस्टर है। और अगर आप लोग को प्रॉफिट हो रहा है तो आप लोग इसको बेच के ये तीनों में से कोई भी एक खरीद सकते हैं। और अगर आप लोग को लॉस हो रहा है, जैसे कि मैंने बोला, तो आप लोग थोड़ा प्रॉफिट होने के बाद ही इसको बेच देना, क्योंकि ये फ्यूचर में इतना अच्छा नहीं करने वाला। जैसे कि आपको रिटर्न मैंने बोल ही दिया, 5 ईयर और 3 ईयर में इतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया, निगेटिव में रिटर्न दिया। तो आप लोग को लॉन्ग टर्म में भी ये अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यही था ये वीडियो। तो आप लोग को अगर ऐसे वर्ल्ड बैंक और न्यूज़ रिलेटेड कुछ वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप लोग को अच्छा लगा वीडियो तो आप लोग लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर आप लोग का कोई स्टॉक में अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।